नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपन्यास उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि हिंदी के नेट जेआरएफ पेपर या फिर टीजीटी पीजीटी के पेपर में उपन्यास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसमें आज की इस वीडियो में हम लोग विकास एवं सृजन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, यानी कि उपन्यास जो विधा है इसका विकास कैसे हुआ, और साथ ही में उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, प्रथम उपन्यास एवं उपन्यासकार की सूची, प्रमुख उपन्यासकारों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन जो भी परीक्षाओं में बन सकते हैं, और हम लोग 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों के पात्रों को देखेंगे। साथ में समीक्षा के साथ साथ पूरी कहानी आपको मैं इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। अंत में इन्हीं जो वीडियो में जिनको सम्मिलित किया गया है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग लगाएंगे। आप लोग देखिएगा, आप लोग बहुत आसानी से वो प्रश्न लगा लेंगे, क्योंकि अगर आपने पूरी कहानी सुनी होगी तो आप जो कथन आते हैं वो भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उपन्यास विधा से तात्पर्य ऐसी विधा है, मतलब कि जैसे कि कहानी का एक बड़ा रूप हम लोग इसे कह सकते हैं, जिसमें पात्रों द्वारा कही गई जो बातें होती हैं उसे कथानक के रूप में प्रस्तुत करना उपन्यासकार का मतलब कि इसमें काम होता है। उपन्यास विधा के अन्य भाषाओं में जो नाम है उन्हें हम लोग देख लेते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में नोवेल, हिंदी में उपन्यास, गुजराती में नवल कथा और मराठी में कादम्बरी। अपने गद्य लेखन के आरंभ में उपन्यासकार और आलोचक नोबल शब्द का ही प्रयोग करते थे। फिर है उपन्यास का उद्भव काव्य और नाटक के बाद माना जाता है। उपन्यास पूंजीवादी युग की देन है। उपन्यास शब्द का प्रयोग हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग से माना जाता है। फिर है उपन्यासों के प्रचलन, विकास व सृजन का श्रेय पाश्चात्य देशों के लेखकों को प्राप्त है। हिंदी से पहले बंगला में उपन्यास लिखे जाते थे। बंगला के अनेक उपन्यासकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य पर गहरा प्रकाश डाला है। बंगला भाषा में जो लेखक हुआ करते थे, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर आदि प्रमुख उपन्यासकार जो हैं बंगला भाषा में उपन्यास लिखते थे। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया। फिर है राधाचरण गोस्वामी ने अपने उपन्यास कल्पलता सौदामिनी के लिए नवन्यास शब्द का प्रयोग किया, जो अंग्रेजी के नोबेल शब्द से अधिक निकट है, प्रश्न बन सकता है। फिर रूप नारायण ने अपनी कृति श्याम कुमारी को नोबल की ही संज्ञा दी थी। इस तरह से प्रश्न बने तो आप आसानी से लगा सकते हैं। आगे हम लोग उपन्यास से संबंधित प्रसिद्ध परिभाषाओं को देख लेते हैं। जैसे कि प्रेमचंद्र के अनुसार मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोजना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ये प्रेमचंद्र जी द्वारा कही गई परिभाषा है उपन्यास के लिए। फिर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की परिभाषा है कि मनुष्य की वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं कि मन बहलाने वाली गुटिया कहा है उन्होंने उपन्यास को, बालकृष्ण भट्ट ने। फिर बालकृष्ण भट्ट जी ने उपन्यास का मुख्य रस श्रृंगार को माना है, प्रश्न बन सकता है। उनके अनुसार बिना जिसके यह ऐसा भाषित होता है जैसे सर्वांग सुंदरी रमणी की किसी ने नाक काट ली हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये परिभाषा दे दी जाए और पूछा जाए कि बिना जिसके लिए बाल भट्ट जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था, किस रस का प्रयोग किया था, तो आपका आंसर होगा श्रृंगार रस का। प्रश्न किसी तरह भी बन सकता है, इसलिए परिभाषाओं पे बहुत ही ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि परिभाषाओं से ही अक्सर प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्योंकि परिभाषाएं लंबी लंबी होती हैं, याद रखना मुश्किल होता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है कि प्रथम उपन्यास और उपन्यासकार हम लोग देख लेते हैं। जैसे रानी केतकी की कहानी, जिसकी रचना 1801 ईस्वी में हुई थी ईसा अल्लाह खां के द्वारा, जिसे श्री शिव नारायण श्रीवास्तव जी ने कहा है कि ये प्रथम उपन्यास है। फिर है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसकी रचना 1870 ईस्वी में हुई है, जिसके रचनाकार हैं पंडित गौरी दत्त, जिसे गोपाल राय कहते हैं कि ये प्रथम उपन्यास है। फिर है भागवती 1877 में, जिसकी रचना हुई श्रद्धाराम फुलौरी के द्वारा, जिसके जो रचनाकार हैं वो सदाराम फुलौरी हैं, और डॉक्टर विजय शंकर मल कहते हैं कि भाग्यवती ही पहला उपन्यास है। फिर है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में, जिसके रचनाकार हैं श्रीनिवास दास, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि ये जो परीक्षा गुरु है ये प्रथम उपन्यास है। फिर है चंद्रकांता 1888 ईस्वी में, देवकी नंदन खत्री के द्वारा इसकी रचना की गई थी, जिसे श्री कृष्ण लाल कहते हैं कि ये
प्रथम उपन्यास है, यानी कि चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित। फिर है पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा 1889 ईस्वी में, जिसकी रचना भारतेंदु जी ने की है। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये प्रथम उपन्यास है। आपको बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को, यानी कि जो उन्होंने कहा है कि परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है, को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त होने के कारण परीक्षा गुरु को ही हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा परीक्षा गुरु, जिसके रचनाकार श्रीनिवास दास जी हैं और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि ये प्रथम मौलिक उपन्यास है। फिर हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे कहा गया है? किशोरीलाल गोस्वामी जी को। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ही कहा गया है। आपको बता दें कि किशोरीलाल गोस्वामी जी ने कुल 65 उपन्यासों की रचना की है। प्रश्न बन चुका है। फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने प्रेमाश्रय को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। और आपको बता दें कि जो प्रेमाश्रय जो उपन्यास है, ये प्रेमचंद्र जी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसकी रचना 1922 ईस्वी में की गई थी, जिसे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने राजनीतिक उपन्यास, पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। ऐसे प्रश्न बन सकता है। फिर मुंशी प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास की अगर बात की जाए तो प्रेमा 1907 ईस्वी में, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख 1929 ईस्वी में, ईला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी 1929 ईस्वी में, फिर है भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा 1934 ईस्वी में, अज्ञे जी का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी 1940 ईस्वी में, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम उपन्यास बाल भट्ट की आत्मकथा 1947 ईस्वी में, फिर है फणीश्वरनाथ रेणु जी का प्रथम उपन्यास तो मैला आंचल 1954 ईस्वी में। इस तरह से अगर प्रथम उपन्यास करके बने तो आप आसानी से अपने मतलब की परीक्षा में उत्तर लगा सकते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं उपन्यासकारों से संबंधित प्रमुख कथन। जैसे कि लिखा हुआ है कि गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि गोपाल राम गहमरी जी के अनेक उपन्यास जो है वो जासूसी उपन्यास हैं। फिर है गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। अंग्रेजी के लोकप्रिय जासूसी उपन्यास गहमरी द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें कानन डायल कहा जाता है। फिर है पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चंद्र जैन तथा चतुर्सेन शास्त्री प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। जैनेन्द्र, ईला चंद्र जोशी, अज्ञेय तथा डॉक्टर देवराज प्रमुख मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार माने जाते हैं। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का आरंभकर्ता माना जाता है। प्रश्न बन सकता है, जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। फिर है भीष्म साहनी सामाजिक यथार्थवाद के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। अगर इस तरह से भी प्रश्न बने तो आप आसानी से लगा सकेंगे। चलिए अब हम लोग आगे जो हम लोग 4 महत्वपूर्ण उपन्यास देखने वाले हैं, जिनकी हम लोग पूरी कहानी सुनेंगे, उसके क्रम में हम लोग सबसे पहले गोदान उपन्यास को देख लेते हैं। आज की वीडियो में जो पहला उपन्यास है वो है गोदान, जिसकी पूरी कहानी हम लोग सुनने वाले हैं। गोदान की रचना 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा की गई थी। गोदान को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। प्रेमचंद्र की अंतिम पूर्ण ये रचना है, अंतिम पूर्ण उपन्यास है। एक उपन्यास है मंगल सूत्र, जिसकी रचना भी 1936 में हुई थी, लेकिन ये अपूर्ण रह गया था, जिसको बाद में इनके पुत्र ने पूरा किया था। फिर है प्रेमचंद्र सर्वप्रथम नवाब राय के नाम से रचना करते थे। जब वो उर्दू में रचनाएं लिखते थे तो नवाब राय नाम से लिखते थे। प्रश्न बन सकता है। और गोदान जो उपन्यास है उसके प्रमुख पात्रों की अगर बात की जाए तो होरी प्रमुख पात्र है, नायक है धनिया होरी की पत्नी जो नायिका है। फिर है हीरा, होरी का भाई है, और गोबर होरी का पुत्र है। झुनिया गोबर की पत्नी और भोला की पुत्री झुनिया। फिर अन्य पात्रों में महाजन, साहूकार, जमींदार, अफसर, ये अन्य पात्र में हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित जो गोदान उपन्यास है, ये होरी तथा धनिया नामक एक कृषक दंपति के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। किसी भी ग्रामीण की भांति ही होरी की भी यह हार्दिक अभिलाषा है कि उसके पास एक पालतू गाय हो जिसकी वह सेवा करे। ठीक है, वस्तुतः इस उपन्यास के केंद्र में गाय की लालसा है। ये जो रचना है ये कृषक की समस्याओं पर आधारित है। होरी की एकमात्र अभिलाषा जो एक गाय लेने की है, जैसे तैसे उसने भोला जो एक मतलब गांव का ही एक व्यक्ति है, उससे एक गाय उधार भी ले लेता है। पर होरी के भाई हीरा, होरी का एक भाई हीरा ईर्ष्यावश गाय को जहर देकर मार डालता है और होरी पर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ता है।
फिर इसी गाय के कारण होरी के पुत्र गोबर और भोला की पुत्री, जिससे होरी ने गाय उधार ली थी, उसकी पुत्री थी एक विधवा पुत्री झुनिया, उससे गोबर और झुनिया में मतलब उसी गाय के कारण प्रेम हो जाता है, जो उस समय समाज को पसंद न था, जिसके फलस्वरूप पुलिस को मतलब होरी को पुलिस को रिश्वत देनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है। किसान से मजदूर जो बना होरी है वो अंत में अपने परिश्रमशीलता के चलते मरणासन की स्थिति में चला जाता है। और धर्म के ठेकेदार उसकी मतलब कि होरी की पत्नी झुनिया से धनिया उसकी पत्नी है ना, धनिया से अपेक्षा करते हैं कि ये होरी का अंतिम समय है, इसका परलोक तभी सुधरेगा जब इससे गोदान करवाया जाए, यानी गौ का दान करवा दिया जाए। धनिया यंत्र की भांति उठी और जो उसने आज मतलब जो जिस दिन उसके पति का देहांत हुआ है, उस दिन उसने जो सुतली बेची थी उसके 20 आने वो पैसा लेकर आई अंदर से, और पति के जो उसका पति जो खाट पे पड़ा है ठंडे उसके जो हाथ हो गए हैं उस पे वो 20 आने रखती है, और सामने खड़े दाता दीन से बोली कि महाराज, घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और यही कहकर धनिया जो है पीछे की तरफ गिर जाती है और ये उपन्यास खत्म होता है। इस तरह से ये उपन्यास यहीं समाप्त हो जाता है। गोदान जमींदार और स्थानीय साहूकारों के हाथों गरीब किसान यानी होरी जैसे किसानों का शोषण और उनके अत्याचार की सजीव व्याख्या है। वास्तव में गोदान ग्रामीण जीवन का एक महाकाव्य है, इसीलिए गोदान को ग्रामीण जीवन का एक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। आगे हम लोग दूसरा उपन्यास देख लेते हैं आज की वीडियो का। अगला उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जिसका प्रथम भाग 1940 में और द्वितीय भाग 1944 में है, जिसके रचनाकार हैं अज्ञे जी यानी सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। प्रथम भाग का नाम है उत्थान और दूसरे भाग का नाम है उत्कर्ष। प्रथम भाग के 4 खंड हैं, उषा और ईर्ष्या, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। और द्वितीय भाग जो है उत्कर्ष, उसके भी 4 खंड हैं, पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर। और चौथा भाग है जो चौथा खंड है धागे, रस्सियाँ और गुंझर। शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा रचित प्रथम उपन्यास है। से प्रश्न बन सकता है, शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की बहुचर्चित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। आगे हम लोग उपन्यास के पात्रों को देखेंगे, फिर इसकी पूरी कहानी सुनेंगे, ताकि परीक्षा में कैसे भी इससे संबंधित अगर प्रश्न बने तो हम आसानी से लगा सकें। शेखर एक जीवनी के पात्रों की अगर बात की जाए तो शेखर प्रमुख पात्र है, जो नायक है सरस्वती शेखर की बहन, शारदा एक मद्रासी परिवार की लड़की है, और शशि शेखर की मौसेरी बहन, रामेश्वर शशि का पति, और अन्य पात्रों में शेखर की माँ और शेखर की मौसी। कहानी जो शेखर एक जीवनी है, इसकी कहानी जो प्रारंभ होती है, इस उपन्यास में जो शेखर जो प्रमुख पात्र है, नायक है, वो फांसी से पूर्व यानी अपनी मृत्यु से पूर्व अपने जीवन की स्मृतियों को याद करता है और उन घटनाओं का काल्पनिक साक्षात्कार भी करता है जो पहले उसके जीवन में घटित हो चुकी हैं। शेखर जन्म से ही विद्रोही स्वभाव का है, उसमें अहम भाव की प्रबलता है। वह समाज के एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वतंत्र रहना चाहता है, अपने अहम की पुष्टि करना चाहता है, मन में उठे प्रश्नों का समाधान करना चाहता है तथा प्रेम करना चाहता है। बचपन से वह इतना जिज्ञासु स्वभाव का है कि अपनी माँ से वह पूछता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, और ऐसे प्रश्नों पे वह मार भी खाया करता था। आगे की कहानी में जब शेखर 12वीं में मतलब रहता है, मद्रास में वो पढ़ाई कर रहा है, और उसकी भेंट एक शारदा नाम की मद्रासी परिवार की लड़की से होती है, जो कि बहुत चंचल स्वभाव की है तथा उसके स्पष्टवादी स्वभाव और चंचल स्वभाव से के कारण शेखर को वो बहुत अच्छी लगती है। वह उसकी ओर आकर्षित होता जाता है, यानी कि शारदा के ऊपर। शारदा के प्रति प्रेमाभूत होकर एक रोज यानी पार्क में शेखर ने उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ ली, जिस पर शारदा नाराज होकर चली गई। दूसरे दिन शेखर पार्क में शारदा का इंतजार करता रहा, पर शारदा नहीं आती है। इस तरह से शेखर मतलब अपनी 12वीं की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वहाँ से मतलब कि मद्रास से वो जाने लगता है। यहाँ पे यहाँ पे भाग 1 जो है उपन्यास का वो समाप्त होता है, और भाग 2 का
प्रारंभ होता है, यानी कि भाग 2 का प्रारंभ शेखर की रेल यात्रा से होता है। मद्रास छोड़कर वो लाहौर जा रहा है, जहां उसे बीए में एडमिशन लेना है, जहां उसकी मौसी और मतलब मौसी के उसके बाल बच्चे भी वहीं पे हैं। वहीं पे उसकी मौसी की लड़की शशि भी है, जहाँ पे वो जा रहा है, यानी कि शेखर लाहौर जा रहा है। तो उन्हीं दिनों लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें शेखर ने स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया, जिसमें कुछ विवाद के कारण उसे जेल में डाल दिया गया। शशि अपने बड़े भाई के साथ शेखर से मिलने आई जेल में, जिससे शेखर उस पर आकृष्ट हो गया। जेल में ही उसे शशि के पत्र द्वारा यह सूचना मिली कि उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर नामक लड़के से हो गया। शेखर के विरुद्ध गवाह न मिलने से अंत में उसे मुक्त कर दिया गया, शेखर को जेल से बरी कर दिया गया। रामेश्वर जो था शशि का पति, वो शशि के चरित्र पर संदेह करता था, जिसके कारण उसने शशि का त्याग कर दिया। शशि शेखर के साथ ही रहने लगी। लेकिन ये जो मतलब शेखर और शशि जब साथ रहते थे तो पड़ोसियों को ये खटकता था, क्योंकि शशि अपने माँ के पास नहीं गई, वो शेखर के पास ही रहने लगी। फिर शशि के ही कहने पर शेखर लेख लिखने लगा, लेकिन उसके जो लिखे लेख थे उस पे उसको कुछ अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। फिर उसने क्रांतिकारी लेख लिखना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसको जेल भी हो सकती थी, इसलिए वो शशि को लेकर दिल्ली चला गया। कुछ समय पश्चात शशि का स्वास्थ्य गिरने लगा और फिर शशि की मृत्यु हो गई। फिर वह शशि की स्मृतियों को साथ लेकर लाहौर लौट गया और यहीं पे उपन्यास जो है समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप पूरी कहानी सुन लेते हैं, तो अगर इसके कथन से संबंधित अगर प्रश्न बने तो आप आसानी से लगा लेंगे। आगे हम लोग वीडियो के अंत में हम लोग प्रश्न लगाने वाले हैं, देखिएगा आप लोग बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इस वीडियो का जो अगला उपन्यास है वह देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में पंडित गौरीदत्त द्वारा जिसकी रचना की गई थी। उपन्यास के प्रमुख पात्रों की अगर बात की जाए तो सर्वसुख प्रमुख पात्र है, मेरठ का एक प्रसिद्ध बनिया। फिर है दौलत राम, सर्वसुख का बड़ा बेटा। ज्ञानो, दौलत राम की पत्नी, घर की बड़ी बहू यानी जेठानी है ज्ञानो। छोटे लाल, सर्वसुख का छोटा बेटा जो पढ़ा लिखा समझदार पात्र है। छोटी बहू देवरानी, छोटे लाल की पत्नी। इस तरह से ये जो उपन्यास है ये अशिक्षा के कारण मध्यवर्गीय परिवारों की स्त्रियों की स्थिति मतलब दयनीय होती है, इसको इसमें बताया गया है। सर्वसुख नाम का एक बनिया है जिसके 2 पुत्र हैं, दौलत राम और छोटे लाल, और 2 पुत्रियां भी हैं, पार्वती और सुखदेई। सर्वसुख बनिया जो परिवार का मुखिया है, यह परिवार मेरठ का सुखी संपन्न एवं समृद्ध परिवार है। और आपको बता दें कि सर्वसुख पहले गलियों में घूम घूम कर फेरी लगाता था, लेकिन बाद में परचून की दुकान खोल ली जो चल निकली। सर्वसुख की बेटियां यानी कि बड़ी बेटी का नाम पार्वती जो दिल्ली में विवाहित है, और छोटी बेटी जो है वो सुखदेई। बड़े बेटी की जो पत्नी है यानी कि दौलत राम की जो पत्नी है ज्ञानो, एक अनपढ़ और लालची एवं स्वार्थी स्त्री है, जो कि मोहल्ले में अपनी देवरानी और सास की आलोचना करती रहती है। जबकि छोटे बेटे यानी छोटे लाल की पत्नी आनंदित अत्यंत संस्कारी, पढ़ी लिखी एवं समझदार है। वह घर की चिट्ठी लिखने तथा पढ़ने का कार्य भी करती है। बाल विवाह का प्रचलन होने के बावजूद भी छोटे लाल और उसकी पत्नी अपने पुत्रों का बाल विवाह नहीं करवाना चाहती। आगे उपन्यास में परिवार की समस्याओं को प्रदर्शित करते हुए ये उपन्यास आगे बढ़ता है। दौलत राम को एक बेटी एवं एक बेटा है, दौलत राम जो बड़ा बेटा है, जबकि छोटे लाल को 2 बेटे हैं, नन्हे और मोहन। दौलत राम की पत्नी अत्यंत लालची प्रवृत्ति की है, वह अपने देवरानी एवं सास के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती है। उपन्यास के अंत में परिवार की समस्या के चलते सर्वसुख के परिवार का विखंडन हो जाता है, जहाँ दौलत राम अपनी बहू यानी अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाता है। उपन्यास के अंत में स्वार्थ की स्थिति को भी दर्शाया गया है, जहाँ संपत्ति का बंटवारा होता है। दौलत राम के हिस्से में दुकान यानी जो बड़ा बेटा है उसके हिस्से में दुकान तथा छोटे लाल के हिस्से में हवेली आती है, परंतु संतुष्टि न होने पर हवेली का आधा हिस्सा भी दौलत राम ले लेता है। हवेली से जाते समय बड़ी बहू हवेली की 2 खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी अपने साथ ले जाती है। देवरानी जेठानी की कहानी जो है वो यहीं पे
समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से अगर इससे प्रश्न बने इसके कथानक से तो आप आसानी से लगा लेंगे अगर आपको कहानी पता हो। चलिए हम लोग आगे जो अगला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसकी रचना 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा की गई थी, उसे देख लेते हैं। इस उपन्यास में जो प्रमुख पात्र हैं लाला मदन मोहन, जो मेन पात्र है इस उपन्यास का। दूसरा है ब्रजकिशोर, जो मदन मोहन का सच्चा मित्र है, बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील है। आपको बता दें कि उपन्यास की कहानी दिल्ली के कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन पर ही केंद्रित है। लाला मदन मोहन अत्यंत संपन्न व्यक्ति है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय यानी खर्चे के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। जैसे कि मदन मोहन बहुत रईस और बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण एवं जवानी में गलत संगति में पड़कर वह अपनी सारी धन दौलत, जो उसके सारे जो धन दौलत थे, वो खो बैठता है। अपने कपटी मित्रों के साथ ही घिरे रहते हैं और उनकी गलत जो उनके सलाह है उनको मानकर धीरे धीरे वे कर्ज में जो मदन मोहन है वो कर्ज में डूब जाता है और कर्जा न चुकाने के कारण उसे कारावास की सज़ा भी भोगनी पड़ती है। ऐसे में जो उसका सच्चा मित्र है ब्रजकिशोर उसकी मदद करता है और उसकी खोई संपत्ति वापस दिलाता है, साथ ही उसे उसकी गलतियों का एहसास भी कराता है। यानी कि अंततः वह अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रजकिशोर के प्रयासों से ही संकटों से उबरता है और पुनः चापलूसों, जो मतलब चाटुकार हैं, चापलूस हैं, उनके चक्कर में न पड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा लेता है। तो इस तरह से ये उपन्यास समाप्त हो जाता है। और मेन उपन्यास में इस उपन्यास में परीक्षा गुरु में लाला मदन मोहन और ब्रजकिशोर पर ही पूरी कहानी केंद्रित रहती है। चलिए अब हम लोग आज की वीडियो में अब जितने भी प्रश्न हैं उन्हें लगा लेते हैं। देखिएगा आप लोग बहुत आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। कुछ जो वीडियो से बाहर के जो प्रश्न होंगे उन्हीं को लगाने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था। ऑप्शन 1 जमीन खरीदना, महल बनवाना, गऊ की लालसा या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है गऊ की लालसा, क्योंकि होरी का सपना था कि वो एक गाय पाले जिसकी वो सेवा करे। फिर है जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। ये कथन किसका है? होरी का, भोला का, गोबर का या चौधरी का? तो ये जो कथन है ये भोला का है, जिससे होरी ने गाय खरीदी थी, क्योंकि भोला की जो पुत्री थी झुनिया, विधवा पुत्री, उसको गोबर से प्रेम हो गया था, होरी के पुत्र से प्रेम हो गया था, जिसके कारण भोला जो है वो ऐसी बातें करता था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु में किसके पतन और उद्धार की कथा है? ऑप्शन 1 लाला ब्रजकिशोर, ऑप्शन 2 लाला मदन मोहन या ऑप्शन 3 है मुंशी चुन्नीलाल या पंडित पुरुषोत्तम दास। जो इसका सही आंसर है वो है लाला मदन मोहन। क्योंकि परीक्षा गुरु में लाला मदन मोहन बुरी संगति में जब पड़ जाता है तो उसका पतन हो जाता है, फिर ब्रजकिशोर के सहयोग से उसका उद्धार होता है। अगला प्रश्न है जो बात 100 बार समझाने से समझ नहीं आती वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु जानते हैं। यह कथन किसका है? तो यह किसन है लाला ब्रजकिशोर का। ऑप्शन 3 में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ब्रजकिशोर जो वकील था वो मदन मोहन की मदद कर रहा था, वो पढ़ा लिखा था, वो वही ऐसी बातें बोल सकता है। इस तरह से आप लोग अनुमान लगा के ये उत्तर लगा सकते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है प्रेमचंद शताब्दी से दलित, अपमानित और निष्पेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, किस आलोचक द्वारा लिखा गया है? तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 2 में आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने ही कहा था। फिर है प्रेमचंद सर्वप्रथम किस नाम से रचना करते थे? धनपत राय, गणपत राय, ऑप्शन 3 नवाब राय या ऑप्शन 4 गुलाब राय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 3 नवाब राय के नाम से प्रेमचंद्र रचना करते थे। अगला प्रश्न है अफवाह वह भयंकर वस्तु है जिससे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं। यह कथन किसका है? लाला ब्रजकिशोर का, ऑप्शन 2 लाला मदन मोहन का, जगजीवन दास का या लाला हरदयाल का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 लाला ब्रजकिशोर। शेखर एक जीवनी में कितने भाग हैं? 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 में है
2 भाग हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास में और प्रत्येक भाग में 4-4 खंड हैं, मतलब कि कुल 8 खंड शेखर एक जीवनी उपन्यास में है। अगला प्रश्न है, विविध वर्ग, जाति, स्वभाव, संस्कार, सामाजिक स्थिति, व्यवस्था आदि के जितने अधिक पात्र प्रेमचंद्र में मिलते हैं उतने औरों में नहीं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, या ऑप्शन 4 में है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 डॉक्टर नगेंद्र द्वारा ये पंक्तियाँ, ये कथन कहा गया है प्रेमचंद्र जी के लिए। फिर है, होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके समीप कौन नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है वह है गोबर। गोबर जो होरी का पुत्र था वो अंतिम क्षणों में उसके साथ नहीं था। प्रश्न नंबर 11 है, मुझे विश्वास है विद्रोही होते नहीं उत्पन्न होते हैं। यह कथन किसका है? प्रेमचंद्र का, अज्ञे का, जयशंकर प्रसाद का, या लाला श्रीनिवास का। तो ये जो प्रश्न है, कथन है, इसका जो सही आंसर है वो है अज्ञे, क्योंकि अज्ञे का जो विद्रोही पात्र जो था शेखर एक जीवनी में वो शेखर था। ऐसे आप अनुमान लगा के इसका उत्तर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का निर्माण मानव जीवित मृत्यु का आह्वान है। यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र का, अज्ञे का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या ऑप्शन 4 में है फणीश्वरनाथ रेणु का। तो ये जो कथन है ये अज्ञे जी का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। ये विचार किस समीक्षक के हैं? जैनेन्द्र के, अमृत राय के, रामविलास शर्मा के, या डॉक्टर नगेंद्र के। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 4 में डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास है? सेवा सदन, प्रेमाश्रय, गोदान, या मंगलसूत्र। तो ऑप्शन 2 में आप लोग देख सकते हैं प्रेमाश्रय, ये जो उपन्यास है ये प्रथम उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का। और ऑप्शन 3 में गोदान जो है ये पूर्ण उपन्यास है 1936 में जिसकी रचना की गई थी। और ऑप्शन 4 में मंगलसूत्र है ये अपूर्ण है जिसकी रचना इसको पूर्ण जो है प्रेमचंद्र के पुत्र की द्वारा की गई थी। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गोदान, जो अंतिम पूर्ण उपन्यास है। प्रश्न नंबर 15 है, साहित्य को क्रियाशीलता का नारद किस रचना में किसने कहा है? गोदान में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, आधे अधूरे में मोहन राकेश ने, बाणभट्ट की आत्मकथा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या शेखर एक जीवनी में अज्ञे ने। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 4 में है शेखर एक जीवनी में अज्ञे ने ये कथन कहा है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर की मद्रास वाले मित्र का क्या नाम था? ऑप्शन 1 शारदा, शशि, शांति, या शीतल। तो इसका जो सही आंसर है वो है शारदा, जो मद्रास की मित्र थी शेखर की, जो 10वीं में पढ़ती थी और उस समय शेखर 12वीं में था। प्रश्न नंबर 17 है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन 1 भूदेव मुखोपाध्याय ने, राधाचरण गोस्वामी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर है, कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य है क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 प्रेमचंद्र, ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 अज्ञे, या ऑप्शन 4 जैनेन्द्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 प्रेमचंद्र जी द्वारा कहा गया ये कथन है। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास में सर्व सुख के कितने पुत्र थे? तो सर्व सुख के 2 पुत्र थे, आपको पता ही है, दौलत राम और छोटे लाल, ये 2 पुत्र थे सर्व सुख के। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पंडित गौरी दत्त। ऑप्शन 4 में आप लोग देख सकते हैं पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित ये उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। प्रश्न नंबर 21 है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र 1936 में जिसकी रचना की गई थी को उनके पुत्र अमृत राय ने कब पूरा किया? तो इसका जो सही आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1947 में, 1948 में, ऑप्शन 3 में, 1949 में, या 1950 में। तो अमृत राय यानी कि प्रेमचंद्र जी के पुत्र अमृत राय ने 1948 में मंगलसूत्र उपन्यास को पूरा किया था। अगला जो प्रश्न है वो है, मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है?
ऑप्शन 1 है रामदेव धुरंधर, ऑप्शन 2 अभिमन्यु अनंत, ऑप्शन 3 हेमराज सुंदर या अनंत गोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है फांसी क्यों आदमी को देने के लिए, पर क्या इससे वह सुधर जाएगा? यह कथन किस उपन्यास का है? तो ऑप्शन 1 है गोदान, ऑप्शन 2 शेखर एक जीवनी, ऑप्शन 3 देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन 4 परीक्षा गुरु। तो इसमें जो सही आंसर है वो है शेखर एक जीवनी, क्योंकि शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर को फांसी होने वाली थी। तो इससे हम लोग अगर कहानी हम लोग को पता है तो हम आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं। आगे है जीवन का सुख दूसरों को सुखी रखने में है, उन्हें लूटने में नहीं। कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन 2 में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या प्रेमचंद्र जी का, या ऑप्शन 4 में है राजेंद्र प्रसाद जी का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 मुंशी प्रेमचंद्र जी का ये कथन है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, परंतु मेरी इस रीति से कोई नहीं लिखी गई, इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। परीक्षा गुरु के प्रति यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का या लाला श्रीनिवास का। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 लाला श्रीनिवास जी ने ही अपनी रचना परीक्षा गुरु लिखने के बाद ये कथन कहा था। तो इस तरह से आज की वीडियो के 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।